वाले हैं भारत के बारे में 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की घटनाएं आज हम बात करेंगे या जानेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं छोटे छोटे राज्यों का कैसे भारत में उदय होता है। ठीक है, तो इसके पहले आपने देखा था वैदिक संस्कृति में हमने बहुत कुछ आपको बता दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, तो एक बार आप पिछली क्लास को जरूर देखते आइए यदि आप नए हैं तो आइए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं कहे जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो लगभग 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व तक देखा जाए तो गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए थे और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद होकर रहने लगे थे। जैसे कि बात करते हैं पंचाल जिला की बात करते हैं, सॉरी पंचाल की बात करते हैं तो बरेली वाला जिला, सूर्यसेन मथुरा वाला जिला और कोसल वाला क्षेत्र देखा जाए तो अवध वाला क्षेत्र की बात करते हैं, काशी विधेय और मगध आदि चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे अगर देखे जाए तो इलाके क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से आबाद हो जाती हैं। और इन इलाकों को क्या कहा गया है, जनपद कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन इलाकों को क्या कहा गया है, जनपद कहा गया है। तो आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, मैप लेकर आगे मैं मैप में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। विधि मगध वगैरह काशी वगैरह सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप चिंता मत करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक इलाके की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि प्रत्येक इलाके में जो शासन करने वाले लोग थे या जन थे, कुल के आधार पर इन्हें नाम दिए गए थे। तो इनके कुल के आधार पर क्या दिया गया था, नाम दिया गया था या दिए गए थे। अब एक ग्राम समूह में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने अपने राज्य और गणराज्य को स्थापित कर लिया था या कर लिए थे। तो ध्यान रखिएगा, अब एक ग्राम समूह में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए। ठीक है, नहीं तो सोचिए कि अब पहले आज जैसे ज़िंदगी इनकी चल रही थी वैसे ही। ठीक है, जैसे हमने आपको वैदिक संस्कृति में ये सारी चीज़ें बताया था, अब कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अब ये लोग अपना राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब इनका स्वयं का एक राज्य हो जाएगा। ठीक है, स्वयं का इनका राज्य हो जाएगा, गणराज्य हो जाएगा। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं पहले। देखिए, गणराज्य का मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बाकी आगे बताया भी गया है। गणराज्य का मतलब ये हो जाता है जो राज्य का शासक होगा, जो राज्य का शासक होगा यानी कि जो राजा होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। वो क्या होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे क्या है, अभी भारत क्या है, एक गणराज्य वाला राज्य है यानी कि देश है, कि जिसके राष्ट्राध्यक्ष को क्या किया जाता है, एक तरीके से निर्वाचित किया जाता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो उस समय भी यही स्थिति चल रही थी। तो गणराज्य का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा शासन, ठीक है, वैसे तो यहाँ बता ही दिया है कि गणराज्य का मतलब हो जाता है कि जनता के द्वारा चुना गया शासन। ठीक, शासक की बात करते हैं तो ऐसे यहाँ पर देख भी लीजिए, यहाँ लिखा भी गया है कि गणराज्य ऐसा शासन होता है, गणराज्य ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति जो है लोगों या चुने हुए व्यक्तियों के किसी चुने हुए मुखियों के हाथ में रहती है। मतलब शक्ति केवल उन लोगों के हाथ में होगी जो कोई मुखिया चुना जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि गणराज्य का मतलब ये हो जाता है कि जो शासन करेगा उसको चुना जाएगा जनता के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाएगा। उस राज्य को क्या कहा जाएगा, गणराज्य कहा जाएगा, जहाँ के एक तरीके से कह सकते हैं मुखिया को क्या किया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि लोगों की शक्ति किसके हाथ में होगी, वो मुखिया के हाथ में होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चुनकर उसे राजा या एक तरीके से मुखिया बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गणराज्य में क्या होता है। गणराज्य में ये होता है कि गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब सॉरी, कहने का मतलब ये है कि एक राजा के बाद दूसरा राजा नहीं बनेगा। मतलब जैसे कोई राजा है तो उसका पुत्र जो है राजा नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा कि जब एक राजा एक तरीके से उस पद से हटेगा तो फिर दूसरा राजा जनता के द्वारा फिर चुना जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। प्राचीन गणराज्यों में अगर देखा जाए तो क्षत्रिय परिवार से ही भूमि के मालिक हुआ करते थे। तो अगर देखा जाए तो प्राचीन गणराज्य में अगर देखा तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो भूमि के मालिक वही हुआ करते थे जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हुआ करते थे, या जो क्षत्रिय परिवार के लोग हुआ करते थे वही भूमि के मालिक हुआ करते थे। और राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास हुआ करती थी। तो राजनीतिक सत्ता भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हीं के पास हुआ करती थी।
कबीले की सभाओं में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। अगर देखा जाए तो कबीलों की जो सभाएं हुआ करती थी तो वो क्षत्रियों का ही प्रतिनिधित्व हुआ करते थे, यानी कि उन्हीं का वे प्रतिनिधित्व हुआ करते थे। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को अल्पतंत्र सरकार, इतिहासकारों ने क्या कहा, इस प्रकार की सरकार को क्या कहा, अल्पतंत्र सरकार अथवा चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं। यानी कि चुनिंदा लोगों का शासन है, क्योंकि चुनिंदा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो शासक, वही एक तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास क्या कहते हैं कि सरकार की, इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं, अल्पतंत्र सरकार कहते हैं। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों की ही सरकार होगी, कुछ चुनिंदा लोगों की ही सरकार होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना कि जो क्षत्रिय होंगे उन्हीं के परिवार के पास ज़्यादा भूमि होगी और वही कहीं ना कहीं शासन करेंगे और उन्हीं की राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं उन्हीं की बनी होती है। ठीक है, यह उन्हीं के पास होती है। अब आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से सभा में गैर क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। अगर देखा जाए तो जो सभा हुआ करती थी उसमें जो क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यों और गणराज्यों ने नए कानून बनाना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, जो राज्य हुआ करते थे, जो गणराज्य हुआ करते थे, अब धीरे धीरे क्या होता है, वे लोग कानून बनाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था भी बदल जाती है और उनकी शासन व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो अगर देखा जाए शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे, मतलब इनका स्वयं का एक तरीके से गणराज्य थे या गणराज्य था। जैसे कि बात करते हैं इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। तो शाक्य और लिच्छवी की बात करते हैं तो आजकल के अगर देखा जाए तो उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं शाक्य और लिच्छवी वंश के लोग वहाँ पर रहा करते थे, तो उन्हीं के प्रसिद्ध गणराज्य हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली राज्य थे गंगा की घाटी में कौशल की बात करते हैं और मगध और वत्स की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली राज्य में अगर देखा जाए तो गंगा की घाटी में कौशल राज्य की बात कर सकते हैं, कौशल राज्य की बात कर सकते हैं, मगध राज्य की बात कर सकते हैं और वत्स राज्य की बात कर सकते हैं। एक अन्य शक्तिशाली राज्य भी था, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक अन्य शक्तिशाली भी राज्य था, अवंती था, जिसका केंद्र था उज्जैनी, जिसे उज्जैन में है। तो ध्यान रखिएगा उसका केंद्र क्या था, उज्जैन था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे उन्हें क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जनपद किसे कहा गया है, तो जो एक तरीके से छोटे छोटे जो राज्य थे उन्हें जनपद कहा गया। ठीक है, उन्हें जनपद कहा गया, उनके इलाकों को क्या कहा गया, जनपद कहा गया। और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गणराज्य या राज्य हुआ करते थे उन्हें क्या कहा गया है, जनपद कहा गया। ध्यान रखिएगा उन्हें क्या कहा गया है, जनपद कहा गया है। इस बात को जरूर महाजनपद कहा गया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो जनपद के बाद क्या आया, महाजनपद आपको मिला। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे। दरअसल अगर देखा जाए इनके बारे में तो ये राज्य लगातार हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार और नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारा क्षेत्र बड़ा हो और एक तरीके से पानी पर हमारा अधिकार ज़्यादा हो। ठीक है, तो हर एक राज्य की बात करते हैं तो वे आपस में इसलिए लड़ा करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो और पानी वगैरह पर हमारा अधिकार ज़्यादा हो, नदियों वगैरह पर हमारा ज़्यादा अधिकार हो, तो इस अच्छा रहेगा। और अंत में क्या होता है, एक राज्य होता है जो सबसे शक्तिशाली राज्य होता है, वो होता है मगध राज्य होता है। तो मगध राज्य जो होता है सबसे शक्तिशाली अंत में बन जाता है। और यही मगध के जो राजा था धनानंद की बात करते हैं तो आगे चलकर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य इन्हें हराकर क्या करता है, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं या करता है। नेक्स्ट बात करते हैं महान धर्माचार्य महावीर के बारे में आपने सुना होगा, जैन धर्म के संस्थापक। और गौतम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक इन्होंने क्या किया था, मगध में ही धर्म प्रचार प्रसार किया था।
तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और गौतम बुद्ध के संस्थापक की बात, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, मगध में ही धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और लोगों की भी चर्चा की है। तो इन्होंने अपने उपदेशों में कहीं ना कहीं मगध के राजाओं की चर्चा और लोगों की भी चर्चा की है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक तरीके से 16 महाजनपद हैं। ठीक है, ये देखिए आप 16 महाजनपद आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेंगी, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ हमने भारत के मैप को भी लगा दिया है, तो एक बार भारत के मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे हमने कई क्लास में भारत के मैप को अच्छे से बताया हुआ है, एक बार भारत के मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर उसके बारे में फिर क्या कर लीजिएगा, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो फिर यहाँ पर हमने सब कुछ लगा दिया है। ये देखिए कि कौन सी क्या चीज़ें हैं, यानी कि मॉडर्न लोकेशन, आज का क्या लोकेशन है, और उस समय महाजनपद काल में कौन कौन से एक तरीके से राज्य थे। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में भी हमने आपको 16 महाजनपदों के काल के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। आपका काम है इसको आप देख लीजिए, उसकी राजधानी जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा या लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसे है एक बार उसको मिलान कर लीजिएगा बस। ठीक है, और आगे अगर आपको और अच्छे समझना है तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देखिए, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ए और ए जो नीचे वाला है एक साथ आपको दिखेगा, ये मत सोचिए कि अलग अलग दिखेगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं मगध राज्य के बारे में। आइए अब समझते हैं मगध राज्य के बारे में। देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा होता है। ठीक है, वो मौर्य साम्राज्य की बात तो है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सर ने गलत बता दिया, बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी उसके पहले की बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन शासन कर रहा था। ठीक है, कैसे कैसे कहानी चली थी मगध राज्य से। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सॉरी, तो दरअसल अगर देखा जाए तो लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा होता है। तो ध्यान रखिएगा, 542 ईसा पूर्व में मगध का राजा कौन होता है, बिंबिसार। इसने क्या किया, विभिन्न उपायों से एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इसने क्या किया, तमाम प्रकार के एक तरीके से युक्ति लगाकर क्या किया, मगध राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। और यह उपाय था, उसने पड़ोसी राज्य परिवारों की राजकुमारियों से विवाह संबंध स्थापित किया। तो इसने क्या किया, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जितने भी पड़ोसी राज्य थे जो ज़्यादातर उसके एक तरीके से नज़दीक थे और ज़्यादातर शक्तिशाली थे, बिंबिसार ने क्या किया, उनके राजकुमारियों से या उनके परिवार के राजकुमारियों से क्या कर लिया, शादी कर लिया। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपस में एक रिलेशन बन गया, तो इससे एक दूसरे पर आक्रमण करने की जो एक तरीके से जो बातें थी, वो आक्रमण करने की बातें कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तब से ये शासक उसके मित्र बन जाते हैं। फिर क्या होता है, तब ये शासक क्या होता है, ये शासक जो होते हैं एक तरीके से मित्र बन जाते हैं। मगध राज्य में जो आजकल के छोटा नागपुर क्षेत्र है उसे मगध राज्य बताया गया है। तो बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। तो मगध राज्य में अगर देखा जाए तो जो कच्चा लोहा बहुत ज़्यादा मिलता था, जहाँ आज छोटा नागपुर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हथियारों और औजारों के लिए उस समय धातु का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। लोग क्या करते थे, एक तरीके से धातु यानी कि हथियारों और औजारों को बनाने के लिए क्या करते थे, धातु के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेरित रहते थे कि हमें धातु मिल जाए। तो कच्चा लोहा और एक तरीके से क्या होता है कि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलता है और लोग इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते भी हैं। अब ज़मीन को साफ करने और जोतने के लिए, साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होने लगा। दरअसल अगर देखा जाए तो अब लोहे का इस्तेमाल और बड़े स्तर पर होने लगा। जैसे हमने आपको बताया था कि वैदिक संस्कृति में क्या था कि जब लोगों को लोहे के बारे में जानकारी मिल जाती है तो तीर भाला तमाम तरह की चीज़ें बनाने लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल होने लगता है, एक बड़े क्षेत्र में कह सकते हैं, या एक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होने लगता है।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले लोग कबीलियाई वगैरह में हुआ करते थे, ठीक है, हमने आपको वैदिक संस्कृति में बताया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े राज्य हो गए हैं, गणराज्य हो गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि अब कहीं ना कहीं हथियार और औजारों का महत्व बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से लोहे का इस्तेमाल करके लोग हथियार और औजार बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इससे मगध की शक्ति संपत्ति में वृद्धि हो गई। तो इससे क्या हुआ, जब लोग लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा बड़े स्तर पर करने लगे, जब लोगों ने क्या किया, लोहे के इस्तेमाल बड़ा स्तर पर करने लगे, ज़्यादा बड़े स्तर पर करने लगे, तो शक्ति और संपत्ति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मगध और शक्तिशाली हो जाता है। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते ही किया जाता था। तो गंगा के मैदान का ज़्यादातर जो अधिकांश व्यापार हुआ करता था, मतलब गंगा के मैदान के क्षेत्र से ही, यानी कि नदियों के क्षेत्र के ही रास्ते, यानी नदियों के रास्ते से ही क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। नौकाएं, जिसे बोट के नाम से जानते हैं, नौकाएं बोट के नाम से आप जानते हैं, नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोती थी। अगर देखा जाए तो जो नौकाएं थी, मतलब जो एक तरीके से, जैसे आज है शिप जिसे कहते हैं आप, समुद्र में आप देखते हैं शिप क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाती है, उसी तरह से। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हल्दिया से कोलकाता की बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से इलाहाबाद से आप बात करते हैं कोलकाता की, तो वहाँ पर भी व्यापार होता है, यहाँ पर भी व्यापार होता है, पोर्ट्स के माध्यम से ही यहाँ सामान ले जाया जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो नदियों के माध्यम से क्या किया जाता था, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था, और शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो जाता है। अब क्या हो जाता है कि मगध का शीघ्र ही, बहुत जल्द ही क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज्य था। देखिए, मगध के दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए तो अंगराज्य था, जिसकी राजधानी अगर आज देखा जाए तो भागलपुर के पास थी। तो जिसकी राजधानी जो थी एक तरीके से भागलपुर के पास थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। तो बिंबिसार ने क्या किया, आगे चलकर अंग राज्य को जीत लिया। अंग राज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, चंपा, एक तरीके से चंपा बंदरगाह कहाँ पर था, तो अंग राज्य के में था और गंगा नदी के तट के पास में ही स्थित था। चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, इस बात को ध्यान रखिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है चंपा क्या था, बंदरगाह था या कुछ और था, तमाम तरह के आपसे ऑप्शन, आपके समक्ष ऑप्शन दिया जा सकता है। जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्री तट तक, समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले और मणि मार्ग के मणि मणि क्या लेकर लौटते थे, जिनसे मगध क्या हो गया, आगे चलकर धनवान हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मगध और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, मगध धीरे धीरे कैसे शक्तिशाली हुआ, मगध ने अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया, जैसे कि बात करते हैं बिंबिसार ने सबसे पहला काम ये किया कि जितने भी आसपास के राज्य थे उनके साथ क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया उसने। और इसके क्षेत्र का अगर देखा जाए तो लोहा, कच्चा लोहा बहुत ज़्यादा मिलता था इसके क्षेत्र में, तो इसकी वजह से लोहे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, हथियारों, औजारों और तमाम तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होने लगा। और दूसरी बात क्या करते हैं, इसका व्यापार गंगा के नदियों के रास्ते हो जाता है बड़ा अच्छे तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होता है, दक्षिण पूर्वी राज्य का अंग भी जीत लेता है मगध, यानी कि बिंबिसार, जो मगध का एक तरीके से राजा था। और एक तरीके से दूसरी बात करते हैं, चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, और गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ क्या था, दक्षिण भारत से होकर जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं व्यापार बड़ा अच्छा से होता था, और दक्षिण भारत से ये जहाज जो थे मसाले और माणिक के लेकर लौटते थे, और जिसके वजह से क्या हुआ कि मगध जो होता है धनवान बन जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है, मगध कहीं ना कहीं धनवान बन जाता है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि बात करते हैं बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया था। जैसे कि बात करते हैं बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया था, उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति भी हुआ करती थी। तो बिंबिसार के मदद के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक समिति भी हुआ करती थी। उसने गांव के मुखिया को सीधे उससे मिलने की अनुमति दे रखी थी। तो बिंबिसार ने क्या किया था, गांव का जो मुखिया हुआ करता था उसको सीधे मिलने की अनुमति दिया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वो उसे दंड देता था। देखिए, बिंबिसार के समय में क्या था कि अगर कोई भी उसका पदाधिकारी
सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी दंड दिया जाता था। उसने विभिन्न शहरों और गाँव को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें वगैरह बनवाई थी और नदियों पर पुल वगैरह भी बनवाए थे। तो बिम्बिसार के बारे में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और ये सारी बातें जरूर लिख लीजिएगा कि मगध साम्राज्य कैसे इतना बड़ा शक्तिशाली बन जाता है, कैसे एक तरीके से शक्तिशाली राज्य बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सारी बातें अपने पॉइंट में आप जरूर लिखिएगा आंसर राइटिंग में, और ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहीं से ये जो टॉपिक चल रहे हैं, मान के चलिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आपको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, अच्छे से पूरी क्लास को देखना चाहिए। यदि कोई बातें समझ में ना आ रही हो तो एक बार आपको कमेंट करना चाहिए, कर दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसने शहरों और गाँव को आपस में जोड़ने के लिए क्या बनवाई थी, सड़कें बनवाई थी, तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और नदियों पर पुल वगैरह भी बनवाए थे। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। देखिए वो स्वयं एक तरीके से अपने राज्य की दशा जानने के लिए स्वयं एक तरीके से दौरे करते थे। तो एक अच्छा राजा देखा जाए तो वही माना जाता है, या एक अच्छा शासक या एक अच्छा अधिकारी वही माना जाता है जिस क्षेत्र का वह अधिकारी हो या राजा हो, उसे क्या करना चाहिए, स्वयं निरीक्षण करना चाहिए, तभी बेहतर माना जाएगा। जब आप किसी जिले के आईएएस अधिकारी बन जाएंगे या पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना होगा, स्वयं से निरीक्षण करना होगा। यदि आप स्वयं निरीक्षण करेंगे तो जनता आपसे जुड़ेगी और लोग अपने सुख दुख को आपके साथ शेयर कर पाएंगे और तब उसका आप समाधान अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने जूनियर को भेज रहे हैं सब कुछ जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी सही नहीं मिल पाएगी कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और जनता की क्या चाह है आपसे, मतलब जनता की क्या डिमांड है आपसे। वह दूसरे राज्यों के साथ जैसे अंग को छोड़कर मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता था, क्योंकि अंग को उसने क्या किया था, जीता था, अभी हमने पढ़ा था ना। तो बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को जीता था और उसने सुदूर देशों को यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गंधार राज्य को भी अपने राजदूत भेजे थे। तो अगर देखा जाए तो गंधार की बात करते हैं, तो गंधार राज्य की बात करते हैं, तो उसको भी अपने राज्य में भेजा जाए। मतलब यहाँ जो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहीं पर गंधार वाला क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो गंधार राज्य में अपने राजदूत भी भेजे थे। पटना के पास देखा जाए तो राजगृह में उसकी राजधानी थी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। और कहाँ राजगृह है, तो पटना के पास है। पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर नगर हुआ करता था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। तो आज भी अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी आपको अवशेष देखने को मिलेगा। आइए समझ लेते हैं अजातशत्रु कौन था और अजातशत्रु ने क्या किया था, जिसका नेम मतलब एक तरीके से अजातशत्रु पड़ जाता है। ठीक है भैया, आज इसके बारे में भी आप जानेंगे कि कैसे इसका नेम अजातशत्रु पड़ता है। जैसे कि बात करते हैं, अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से मगध का संस्थापक भी कह सकते हैं, मगध राज्य का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद कौन आएगा, अजातशत्रु आएगा, क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अब राजा कौन बनेगा, अजातशत्रु बनेगा मगध का। तो समझिएगा अजातशत्रु मगध को और भी शक्तिशाली अधिक बनाना चाहता था। देखिए अजातशत्रु यही चाहता था कि मगध को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। मतलब अगर हमें और ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो हमें क्या करना होगा, जितने भी पड़ोसी राज्य हैं हमारे, उनको जीतना होगा। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज पर ही हमला कर दिया था। इसलिए अपने कौशल राज के जो उसका मामा थे उन पर ही इसने हमला कर दिया था। इसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया था। तो देखा जाए तो इसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया था। वज्जी गणराज्य उत्तर बिहार में था। तो वज्जी क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो 16 जनपदों में से एक था। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक था वज्जी। ठीक है, तो ये भी एक गणराज्य था, लेकिन ये उत्तर बिहार में था, यानी कि उत्तरी बिहार में था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखा जाए तो युद्ध कई सालों तक चला। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो युद्ध कई सालों तक चला और अंत में अजातशत्रु की विजय हो जाती है। तो अंतोगत्वा क्या होता है, वज्जी को जीत लेता है कौन, अजातशत्रु।
उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन जाता है। अब क्या हो जाता है कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य कब बन जाता है, जब अजातशत्रु शासन करने लगता है मगध पर। तो क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बिंबिसार के समय में उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था अजातशत्रु की राज्य के समय की अपेक्षा। अब बात करते हैं राजा की स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया। अब यहाँ से बिल्कुल सही बात है, अब राजा का कहीं न कहीं वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि अब वह समाज और धर्म का रक्षक भी बन जाता है। अब वह समाज का और धर्म का रक्षक भी बन जाता है, क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। गणराज्यों में यह समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो गणराज्यों में पहले ये समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण तरीके से लोगों के द्वारा चुना जा सकता है। परंतु राजतंत्र में के मामलों में देखा जाए तो ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य कोई सामान्य मनुष्य ना होकर देवता के समान है। देखिए, ब्राह्मणों का मानना था, ब्राह्मण कहने लगे कि भाई देखिए, राजतंत्र के मामले में अगर देखा जाए तो जो राजा है वो कहीं ना कहीं वो सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि वो देवता के समान ही है। और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण यहाँ पर कहने लगे कि राजा को जो शक्ति मिलती है, जो उन्हें दैवी शक्ति मिलती है, उनके अंदर जो एक तरीके से क्वालिटी उत्पन्न होती है, वो हमारे द्वारा हमारे अनुष्ठान करने से ही बनती है। अब क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, जब ब्राह्मणों ने उनको बहुत ज़्यादा सर्वोच्च स्थान देना प्रारंभ कर दिया तो फिर राजा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक तरीके से राजा की वर्चस्व अगर देखा जाए, राजा का प्रभुत्व देखा जाए तो और ज़्यादा स्थापित हो जाता है। अब मुझे लगता है आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। ब्राह्मणों का भी प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वे क्या हो जाते हैं, राजा के सलाहकार हो जाते हैं। और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था और ना ही यज्ञ अनुष्ठान कर सकता था। तो इसके वजह से जब उन्होंने राजा को ज़्यादा महत्व दिया तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं तो उसी समय आपका भी महत्व बढ़ जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि राजा के सलाहकार बन जाते हैं। और बिना राजा के बिना एक तरीके से राजा ना तो शासन कर सकता था ब्राह्मणों के बिना, और ना ही यज्ञ और अनुष्ठान कर सकता था, क्योंकि ब्राह्मण के सलाहकार के रूप में ये लोग राजा के सलाहकार के रूप में ब्राह्मण वगैरह काम करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली और हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजा का और ज़्यादा वर्चस्व हो जाता है। अब वह राज्य का प्रतीक बन जाता है। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है। तो दरअसल अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर लोगों के मन में या एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अवधारणा बन जाती है। ठीक है, या कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि राजा के द्वारा जो शासन स्थापित किया गया है, और उसमें बताया जाता है कि राजा जो होता है समाज की रक्षा करने वाला होता है। यानी कि समाज का रक्षक कौन होता है, राजा होता है। और इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है। और इसलिए राजा को क्या करना है, समाज की सुरक्षा यानी कि समाज की रक्षा करने के लिए उसे सेना वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है। और कानून तथा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अब देखा जाए तो राजा का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि समाज का राजा जो है एक तरीके से समाज का रक्षक बन जाता है। अब समाज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, और एक तरीके से देखा सॉरी समाज को कंट्रोल करने के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब राजा क्या कहने लगा कि भाई हमें एक तरीके से सैनिक चाहिए, हमें अधिकारी चाहिए, तभी सारा कुछ और बेहतर हो पाएगा। एक कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने के भी अधिकार दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं अधिकार, अब राजा का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ने लगता है। आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, कैसे कैसे हमारा समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे कैसे किसका वर्चस्व बढ़ रहा है और कैसे कैसे किसका वर्चस्व घट रहा है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे लगता है कि ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे आप। एक कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने के भी अधिकार दे दिए गए। देखिए, राजा को कहा गया अब राजा क्या कर सकता है, शासन व्यवस्था को अच्छा करने के लिए टैक्स वगैरह भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन करों से सेना अधिकारी, इन करों से कहा गया सेना सेना पर हम खर्च करेंगे और अधिकारियों पर खर्च करेंगे, और
राजा के खर्च के लिए धन मिलता था। मतलब कुल मिलाकर राजा को खर्च करने के लिए धन ये मिलता था कि भाई वो सेना पर खर्च करे, अधिकारियों पर खर्च करे। अब क्या हो गया कि समाज वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था। बिल्कुल सही बात है, एक समय था वैदिक युग में आपने देखा था सब कुछ बिल्कुल अलग था, लेकिन अब आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा सब कुछ अलग हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं राजा का महत्व और ज़्यादा बढ़ते गया है। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था। तो राजा जो हुआ करता था शान शौकत से बड़े महल में रहता था, सेवकों और अधिकारियों से घिरा रहता था। तो हमेशा सेवादार लगे हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। पुरोहित, अमात्य और या मंत्री कई अन्य अधिकारी राजकाज में उनकी मदद करते थे। तो जो पुरोहित हुआ करते थे, अमात्य जिन्हें मंत्री कहा जाता है, या कई अन्य प्रकार के भी अधिकारी हुआ करते थे जो राजा की मदद के लिए रहते थे, हर समय राजा की मदद के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। तो अगर देखा जाए तो राज्य की उपज के लिए मतलब राज्य के खर्च के लिए क्या है कि किसानों से उपज का एक हिस्सा किसानों से लेता था कि भाई राज्य का कैसे खर्च चलेगा। मैंने अभी बता ही दिया, सैनिकों का वेतन देना और अधिकारियों का वेतन देने के लिए। इन सारी आय को वह केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर वेतन देने पर, सड़कों और कुओं और नहरों निर्माण, ब्राह्मणों की सहायता करने और अन्य कामों में खर्च करता था। देखिए, राजा केवल एक ही दो काम में नहीं खर्च करता था, बल्कि इन पैसों का, या कह सकते हैं ये जो राजस्व आ रहा है, एक तरीके से जो अनाज वगैरह आ रहा है, उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं उससे क्या करता था राजा, कहीं ना कहीं एक तरीके से सड़कों, कुएं और नहरें वगैरह बनाता था। अब आप सोच रहे होंगे सर, जो एक तरीके से यहाँ पर तो पैसे की उतना ज़्यादा बात की नहीं जा रही है। बिल्कुल, जैसे अगर आपको गेहूँ दिया जाए, आप जब मुद्रा नहीं है तो एक तरीके से सेवा के बदले आपको क्या मिलेगा, गेहूँ, चावल इत्यादि अनाज वगैरह मिलेगा। आप सड़क पर काम करिए, राजा के द्वारा सड़क बनवाए जा रहे हैं, उस सड़क में काम करिए, आपको गेहूँ, चावल, आटा जो भी है वो सामान दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होता था कि राजा क्या करता था कि जो आपके यानी कि पैसे हुआ करते थे, मतलब कहने का मतलब ये है जो समाज के पैसे हुआ करते थे, किसान के जो एक तरीके से किसान से जो टैक्स लिया जाता था, उसका कहीं न कहीं अन्य चीज़ों में भी खर्च किया जाता था, जैसे सड़कें बनाने, कुआँ बनाने और नहरें वगैरह का बनाने में। अब बात करते हैं लोगों का जीवन कैसे था। जैसे कि बात करते हैं करों का महत्व के बारे में। चीज़ों का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे। देखिए, चीज़ों का उत्पादन करने वाले जितने भी लोग थे, वे लोग क्या करते थे, राजा को कहीं ना कहीं टैक्स देते थे। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को दे देते थे। तो अगर देखा जाए तो किसान जो थे अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को दे देते थे। आमतौर पर अगर देखा जाए तो यह उपज का छठा हिस्सा भी हुआ करता था। आमतौर पर अगर देखा जाए तो उपज का छठा हिस्सा हुआ करता था। धातु कर्मकार की बात करते हैं, राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। जो एक तरीके से देखा जाए तो जो धातु कर्मकार हुआ करते थे, तो वे लोग क्या करते थे, राजा के लिए मुफ्त यानी कि फ्री में औजार बनाते थे, तो उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, जैसे किसान वगैरह देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं बढ़ई। राजा के लिए मुफ्त में एक तरीके से रथ बनाते थे। बढ़ई का काम ये होता था राजा के लिए फ्री में क्या करना, रथ वगैरह का निर्माण करना। बुनकर क्या करते थे, कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य के दे देते थे, मतलब बिना पैसे के ही बुनकर लोग क्या करते थे, राजा को एक तरीके से एक निश्चित मात्रा में क्या करते थे, कपड़े वगैरह दे देते थे। शुरू में अगर देखा जाए तो कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। मतलब अगर देखा जाए टैक्स जो हुआ करता था वो वस्तुओं के रूप में इकट्ठे किया जाते थे। मतलब टैक्स तो लेते थे, लेकिन जैसे किसी से आप देख रहे हैं ना कि कोई अगर बढ़ई है तो उससे काम करवाया जाता था, और धातु कर्मकार हुआ करता था उससे फ्री में काम करवाया जाता था, या वही लोग करते थे। और जो कपड़े बनाने वाले हुआ करते थे वे भी निश्चित थोड़ा से कपड़े दे देते थे, मतलब एक तरीके से। और जो गेहूँ, चावल या अन्य उपज का उत्पादन करते थे, तो एक तरीके से देखा जाए तो वे लोग भी अपने अनाज दे देते थे। तो वस्तु के रूप में बताया जा रहा है ना कि वस्तु के रूप में क्या था कि कहीं ना कहीं टैक्स वसूला जाता था। यानी कि टैक्स का सिस्टम शुरू से चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन पहले क्या था, एक तरीके से टैक्स का जो रूप था वो एक तरीके से, या स्वरूप था, वो वस्तु के रूप में हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, हुआ करता था, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाते थे, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में
वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों में बाँट दी जाती थी। तो जैसे राजा को मिलता था और वैसे ही राजा क्या करता था, जिस रूप में मिलता था तो उसी के हिसाब से राजा क्या करता था, चीज़ों को बाँट देता था या बँटवा देता था। करों का सबसे ज़्यादा महत्व था। देखा जाए तो करों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही वह सेना रख सकता था, ना ही वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं बिना टैक्स के कोई काम नहीं हो सकता था, इसीलिए करों का बहुत ज़्यादा एक तरीके से महत्व हुआ करता था, यानी कि अ, एक तरीके से देखा जाए तो इम्पोर्टेंस हुआ करता था। जैसे कि बात करते हैं तो इसके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था, ना तो वो स्थायी सेना रख सकता था, ना ही वह काम करने वाले अधिकारियों को नियुक्त कर सकता था, ना ही वह सड़कें वगैरह बनवा पाता था। इसलिए कर वसूलने के लिए इसलिए अगर देखा जाए तो कर वसूलने के लिए इसलिए अगर देखा जाए तो कर वसूलने के लिए वह अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। तो टैक्स वसूलने के लिए क्या करता था, एक दल नियुक्त करता था और इन्हीं में से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान की खेती की पैमाइश यानी कि नपाई वगैरह करें और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब भी रखें। तो कुछ अधिकारियों का काम ये हुआ करता था कि भाई उनके खेतों की पैमाइश यानी कि माप करें और कितना एक तरीके से उनका खेत है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी भी हिसाब किताब रखें। हिसाब करके छठा हिस्सा निकाल दिया जाता था और इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। तो देखा जाए तो आगे चलकर क्या होता है कि हिसाब किया जाता था, फिर छठा हिस्सा निकाल दिया जाता था और उसे किसान को देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो किसान क्या करता था, उसे राजा को देता था। फसल तैयार हो जाती थी तो कर वसूलने वाला अधिकारी किसान के पास पहुंच जाता था। तो जैसे ही फसल वो तैयार हो जाती थी, राजा को मतलब अधिकारियों को बिल्कुल पता ही हो जाता था, क्योंकि कौन सा फसल कब हो रही है उनको तो इतना पता ही था। तो वे लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलने के लिए पहुंच जाते थे। राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था और अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इसी प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। शहरों में भी अगर देखा जाए तो कर वसूलने वाला अधिकारी वस्तु के रूप में या तो नकद वसूली के रूप में करता था। तो शहरों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं टैक्स चल रहा था, शहरों में भी वस्तु के रूप में या नकद के रूप में चल रहा था, ठीक है। बाकी क्लास हम कल करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मुझे मजबूरन क्या करना पड़ रहा है, क्लास को छोटी करना पड़ रहा है, ठीक है, या करनी पड़ रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि क्लास को छोटी करनी पड़ रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र इसको देखते नहीं क्लास को पूरी, उनको लगता है 1 घंटे की क्लास है, जब मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं देखूँगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ऐसी चीज़ें सोचना गलत है, व्यर्थ है, ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर हमें तो यही करना पड़ेगा, हमें क्लास की वीडियो को कम करना पड़ेगा, यानी टाइमिंग कम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या सोचा था कि 1 घंटे के डेली क्लास अगर मैं करवाता हूँ तो बहुत जल्दी समय पर सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है, तो फिर उसी के अनुसार मैं आगे निर्णय लूँगा। चलिए आज की बात को यानी कि आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।